यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी रिसेंटली उत्तराखंड में बिल को लेकर के आए हैं। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें कुछ प्रोज भी हैं एंड कॉन्स भी हैं। मैं आपके साथ ये वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डीपीएसपी में लिखा गया है आर्टिकल 44 में। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि सभी स्टेट यानी इंडिया को स्ट्राइव करना चाहिए इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब जो रिसेंटली उत्तराखंड में ये बिल लेकर के आए हैं, इसमें कुछ बहुत अच्छी बातें भी हैं एंड कुछ नेगेटिव भी हैं। मैं यूं कहूँगा कि नेगेटिव पॉइंट्स कुछ ज़्यादा हैं। शुरुआत करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। पहला ये कि इस बार हमें ये देखने को मिला है कि एटलीस्ट दे आर एक्सेप्टिंग कपलडम बियॉन्ड मैरिज। मतलब जो थिंकिंग है वो सिर्फ मैरिज तक नहीं रही, वो उससे आगे गई है। यानी अब दे आर थिंकिंग कि वो कपलडम जो होता है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। दूसरा ये कि रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव-इन्स, मतलब कि लिव इन जो है उन रिलेशंस को रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी एटलीस्ट जो क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट वुमेन उनको टैप किया जा सकेगा। वुमेन कैन बी प्रोटेक्टेड। थर्ड ये यानी ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे लिव-इन्स के, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलेजिटिमेट, यानी उन्हें लेजिटिमेट कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, एक बहुत अच्छा स्टेप ये लिया गया है कि वुमेन क्लेम कर सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिजर्शन अगर उसका पार्टनर उसे डिजर्ट कर देता है यानी छोड़ देता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और लास्ट पॉइंट में ये बोलूँगा कि ट्राइबल्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसके कुछ प्रोज भी है और कॉन्स भी है। उनके कल्चर को हमें प्रिजर्व भी करना है, उनकी आइडेंटिटी को हमें बचाना है, तो इसलिए उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया। और यहीं पे अगर मैं ये देखूं कि इसमें फिर यूनिफॉर्मिटी कहाँ आएगी, क्योंकि अगर सबको इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रहा। लेट्स टॉक अबाउट सम कॉन्स ऑफ दिस बिल। देखो, पहला ये यूनिफॉर्मिटी रही कहाँ पे, जब डिफरेंट स्टेट्स अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि नेशन में एक सिविल कोड होना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब स्टेट्स अपना अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगी। सेकंड ये कि जो इसका प्रोसेस है ना, वो समझते हैं कि कैसे लिव-इन्स को रजिस्टर करना है। देखो, इसमें रजिस्ट्रार की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर कोई लिव-इन्स को रजिस्टर करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को, और उसमें वो डिनाई भी कर सकता है परमिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन, रिलीजियस कन्वर्जन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि जो मैरिज की एज है लड़कियों के लिए वो 18 साल है। यानी ये समझा जाता है कि 18 साल के बाद वो समझदार हो गई हैं और मैरिज के लिए लायक हैं। तो एक बात बताओ, फिर लिव इन के लिए 21 ईयर्स क्यों रखी गई है वुमेन की एज। आई डोंट थिंक, मतलब इसका रैशनल क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। दूसरी चीज़, अगर कोई भी पार्टनर 21 से कम है तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। सपोज करो लिव इन कोई रजिस्टर नहीं कर पाता है या नहीं करता है, तो कोई भी थर्ड पार्टी आके उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है। मतलब कोई भी अनस्क्रूपुलस एलिमेंट, अगर कोई बिजी बॉडीज हैं, कोई रोमियोस एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं, ये कोई भी आकर के आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। फिर लिव इन पार्टनर्स को फाइन देना पड़ेगा, जो कि करीबन 10,000 से लेके 25,000 तक हो सकता है। एंड इम्प्रिजनमेंट यानी जेल भी हो सकती है आपको करीबन 6 महीने तक की। और कॉन्ट्रारी टू दिस, अगर आप मैरिज को रजिस्टर नहीं करते हैं तो कोई भी ऐसा इम्प्रिजनमेंट वाला कोई भी पीनल प्रोविजन नहीं है। और अगर आप लिव इन की बात करेंगे तो उसके नॉन रजिस्ट्रेशन पे इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन दे रखा है। आई थिंक ये एक प्रोविजन बियॉन्ड लॉजिक है। अच्छा, ऐसा समझा जाता है कि अगर हम मैरिज को रजिस्टर कर दें या लिव इन को रजिस्टर कर दें तो क्राइम्स जो हैं अगेंस्ट वुमेन वो कम हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर आप मैरिज की बात करोगे तो वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस का, हैरासमेंट का केस, डाउरी से डेथ की जो इतने सारे केसेस होते हैं डाउरी डेथ के, तो वो कहाँ कम होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव-इन्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर 2018 का जो केस था और 2010 में एस खुशबू का केस था, उसमें ये कहा था कि जो कंसेंशुअल सेक्स है, सेक्सुअल रिलेशंस है अडल्ट के बीच में, वो एक ऑफेंस नहीं है। बट हमारी जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें एक्सेप्शन है अडल्ट्री का लेकर के। अच्छा, इसमें ट्राइबल्स को तो नहीं लिया गया, तो फिर ये यूनिफॉर्मिटी कहाँ से आई। जो इसमें पार्टनर्स को डिफाइन किया गया है ना, ये बताया गया है कि इंक्लूसिविटी को दर्शाता है। ऐसा नहीं है, इसमें जो रिलेशन है वो मैन एंड विमेन का है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि इनमें जो ऑफस्प्रिंग होंगे इनसे,
वो लेजिटिमेट कहलाएंगे। देखो, अगर आपको लिव-इन्स को रजिस्टर करना है तो भी आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा और अपनी स्टेटमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको इस लिव इन को, इस रिलेशन को एंड करना है तो भी आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा और अपनी स्टेटमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, जो पार्टनर है उसका यानी विमेन पार्टनर है वो क्लेम कर सकती है, बट ग्राउंड क्या है? सिर्फ डिसर्शन का, यानी अगर वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसर्शन। और ये जेंडर जस्टिस तो है नहीं, जेंडर इक्वालिटी है नहीं, क्योंकि सिर्फ जो विमेन पार्टनर है वो क्लेम कर सकती है। अगर जो विमेन पार्टनर है वो मेन को डिसर्ट कर देती है तो क्या? तो उसके लिए तो कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा है। एंड व्हाट अबाउट चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप? यानी इस रिलेशनशिप से कोई भी अगर ऑफस्प्रिंग होगा तो वो लेजिटिमेट कहलाएगा, इलेजिटिमेट नहीं होगा। बट हाँ, गौर करने वाली बात ये है कि जितने रूल्स और रेगुलेशन सरोगेसी को रेगुलेट करते हैं और एआरटी को रेगुलेट करते हैं वो सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के लिए हैं। तो यहाँ पे ना इंक्लूसिविटी मुझे मिसिंग लग रही है। इस बिल के प्लस एंड माइनस यानी प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपके सामने रखनी है। अब यू हैव टू डिसाइड कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डू कॉमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपकी राय क्या है इस बिल के ऊपर।